नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है 2026 वाला हम आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाले हैं और आप लोग अच्छे से समझकर अपने फॉर्म को भर लीजिए। देखिए, अगर परीक्षा फॉर्म भरने में आप गलती करते हैं तो आगे कभी सुधार नहीं होगा। पीछे आप लोग गलती करते आए हो, लेकिन परीक्षा फॉर्म भरने में आप लोग बिल्कुल गलती मत करिएगा। अगर इसमें गलती हुआ तो आपका ऐसे ही एडमिट कार्ड आ जाएगा, और अगर एडमिट कार्ड आ गया तो समझो कि उसी आधार पर आपका मार्कशीट आएगा। और आगे चलकर अगर आधार कार्ड मार्कशीट पर कुछ भी अलग अलग हुआ तो दिक्कत कहाँ होगा, आगे चलकर जॉब पाने में दिक्कत होगा, और उसके बाद से स्कॉलरशिप का पैसा आपको नहीं मिलेगा, बहुत सारा आपको प्रॉब्लम आगे होगा। तो आप उस सब से एकदम बच के रहिएगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जानकारी बताता हूँ। कोई भी यूट्यूब चैनल पर अगर आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना बताएगा ना, मेरे जैसे मेरे बताइएगा, आधा अधूरा जानकारी सब देते हैं लोग। यहाँ पर जितना भी आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, EX, बेटरमेंट, कंपार्टमेंट, सिंगल सब्जेक्ट, ये सब क्या होता है, रेगुलर स्टूडेंट क्या होता है, कोई कुछ नहीं बताता है। मतलब ना, वो लोग केवल व्यू बटोरने के लिए होते हैं। मैं देखा हूँ पिछले 1 साल से 2 साल से, मैं आप सभी को कोई भी फॉर्म में बताता हूँ ना, आप लोग का रिस्पांस इतना ज़बरदस्त मिलता है ना। आप लोग कमेंट करते हो कि आपके जैसा कोई भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक एग्ज़ाम फॉर्म या रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना कैसे नहीं बता पाता है। तो ये बात हमको बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए पूरा क्लियरली आपको बताते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट पहली बार एग्ज़ाम देने वाला है, जो एक बार फेल हो चुका है, जो डायरेक्ट एग्ज़ाम देने वाला है, जो स्टूडेंट अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, जो केवल एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने वाला है, पांचों तरह के स्टूडेंट को देखना है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पहले पढ़िए, आप सब लोग पहले पढ़िए। तो लिखा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना, ठीक है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 फॉर EX रेगुलर, कंपार्टमेंटल, फिर है बेटरमेंट, सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश कैटेगरी, एलिजिबल स्टूडेंट ऑफ सेशन पीरियड 2025-26। ओके दोस्तों, सबसे पहला नंबर आपका है रजिस्ट्रेशन नंबर और ईयर। दोस्तों रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों ऐसे होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपके पास होगा, ऐसे होता है रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, राइट। आपको याद रखना, ऐसे ही करके रजिस्ट्रेशन नंबर होता है ना, ऐसे करके आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। और रजिस्ट्रेशन नंबर के लास्ट में ही ईयर लिखा रहता है, इसके लास्ट में ही ईयर लिखा रहता है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर सबको मिल ही जाएगा, उम्मीद है। और सबसे ज़्यादा दिक्कत आता है कि सर BACB यूनिक ID क्या होता है। अभी बहुत मैंने देखा, कोई फॉर्म बता रहा था भरना, बोल रहा था BACB जो यूनिक ID होता है ना, वो स्कूल से बिहार बोर्ड देता है। अरे भैया, BACB जो यूनिक कोड होता है ना, वो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। और ये कहाँ मिलता है मैं बता देता हूँ। ये आपको कोड कहाँ मिलता है, अरे भैया मेरे रहते हुए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर जब आप 9th में रजिस्ट्रेशन कराए होंगे तो जो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आया था ना, तो उसी रजिस्ट्रेशन कार्ड में BACB यूनिक ID लिखा होगा, 12 से 14 अंक का होगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं BACB यूनिक ID 11th हो चाहे 10th हो, वही वाला आपका BACB यूनिक ID होता है। और यही वाला यूनिक ID क्या करना है, तो यहाँ पर आपको भर देना है, वही वाला यहाँ पर आपको क्या करना है, तो भर देना है। तो यहाँ पर आप लोग वो वाला भर दीजिएगा। अब दोस्तों तीसरा नंबर समझिए, स्टूडेंट कैटेगरी कृपया टिक करें। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से यहाँ पर आपको समझना है। देखिए EX का मतलब क्या होता है, देखिए 2 होता है, एक होता है EX रेगुलर और एक होता है एक EX स्टूडेंट होता है और एक रेगुलर स्टूडेंट होता है ना। एक EX स्टूडेंट होता है और एक होता है रेगुलर स्टूडेंट होता है। तो EX का मतलब पता है क्या हुआ, EX का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का 2025 में फेल हो चुका है 1, 2, 3 विषय में, अब वो सोच रहा है कि मैं फेल हो गया हूं, अब मैं फिर से शुरू से पूरा सब्जेक्ट का एग्जाम दूंगा, तो वो EX पर टिक लगाएगा, वो EX पर टिक लगाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। और दूसरा कंडीशन, जो छात्र डायरेक्ट परीक्षा फॉर्म भर रहे हैं वो भी EX पर ही टिक लगाइएगा, क्योंकि आप भी EX स्टूडेंट में ही आएंगे, क्योंकि आप या तो फेल हो चुके हैं तो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर आप डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हैं, इसलिए आपको भी EX पर ही टिक लगाना है।
अब आप सोचेंगे सर मैं तो फेल नहीं हुआ हूँ, मैं पहली बार डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो आप पहली बार डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहे हो तो क्या बिहार बोर्ड के पास आपका कोई सबूत है, आपका डेटा है बिहार बोर्ड के पास कुछ कि आप जो है वो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं? आपका तो 9th-10th में कहीं सरकारी स्कूल में एग्ज़ाम नामे नहीं है, आप डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हो तो आप उसी कैटेगरी में आओगे। मतलब कि भले ही आप पहली बार दे रहे हो वो अलग बात है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनर समझता है कि आप EX में ही आते हो, तो आप भी EX पर ही टिक लगाइएगा। और बेटरमेंट का मतलब क्या होता है? बेटरमेंट का मतलब होता है कि आप 2025 में मानते हैं कि पास हो चुके हैं, मतलब कि 250, 270, 230, 235, 220 आपका नंबर आया है, पास हो चुके हो, लेकिन आपको अपने नंबर से संतुष्टि नहीं मिला है कि नहीं मेरे को ना नंबर कम दिया गया है, हम दोबारा एग्ज़ाम देंगे, हम नंबर से संतुष्ट नहीं है, हम नंबर को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, नंबर को और अच्छे लाना चाहते हैं, और अच्छा नंबर लाना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं तो आप बेटरमेंट पर टिक लगाइएगा। और कंपार्टमेंटल, कंपार्टमेंटल का मतलब समझते हो? कंपार्टमेंटल का मतलब क्या होता है? कंपार्टमेंटल का मतलब ये होता है कि अगर आप 2025 में कोनो एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, जैसे कि मैथ में फेल हो चुके हो और संस्कृत में फेल हो चुके हो, या फिर केवल संस्कृत में या फिर केवल मैथ में, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर फेल हो चुके हो और केवल उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हो तो आपका होगा कंपार्टमेंटल होगा। सिर्फ वही एग्जाम दे रहे हो, बाकी सब्जेक्ट आपका नहीं है एग्जाम, केवल उसी का एग्जाम होगा आपका जिसमें आपका फेल, मतलब जिसमें आप फेल हैं, तो आप लगाइएगा कंपार्टमेंटल पर टिक। और दोस्तों यहाँ पर है सिंगल सब्जेक्ट इंग्लिश। बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं, वो भी सिर्फ बिहार बोर्ड में ये अवेलेबल होता है कि बिहार बोर्ड में ज़्यादातर लड़का इंग्लिश में फेल होता है। तो बिहार बोर्ड एक ऑप्शन देता है परीक्षा भरते समय कि बिहार बोर्ड में बहुत लड़का ना 5 विषय में पास हो जाता है और इंग्लिश में फेल हो जाता है, तो उनके लिए बिहार बोर्ड कहता है ना कि आप सिर्फ इंग्लिश का एग्जाम देकर उसे पास कर सकते हैं, तो आप सिर्फ इंग्लिश का भी एग्जाम दे सकते हो। तो आप वैसे स्टूडेंट थे तो मतलब सिंगल सब्जेक्ट पर टिक लगाइएगा। लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर है, कभी एग्जाम में नहीं दिया है, अभी 9वां से 10वां में अब गया है और 2026 में पहली बार वो 10वां का परीक्षा का मुंह देखने वाला है, तो वैसे विद्यार्थी को ना स्कूल में जाकर ये प्राप्त करना पड़ेगा। वैसे विद्यार्थी आप क्या करिएगा, अपने स्कूल में जाइएगा और स्कूल में जाइएगा ना तो आपको ये वाला फॉर्म मिलेगा, यही वाला फॉर्म है जो भी बता रहे हैं, वही वाला फॉर्म है। जो रेगुलर यानी कि पहली बार एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं उनको आपके स्कूल से ऐसा फॉर्म मिलेगा। दोस्तों आपको 3 गो फॉर्म मिलेगा, 1 गो 2 गो 3 गो फॉर्म मिलेगा। अब दोस्तों नया सिस्टम में बिहार बोर्ड का किया है कि जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनमें 1 से लेकर 15 तक ऑटोमेटिक सब फिल किया हुआ रहता है, सब भर कर बिहार बोर्ड खुदे देता है। यानी कि दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है ना दोस्तों कि जो स्टूडेंट है ना, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, जो स्टूडेंट मतलब कि रेगुलर है, पहली बार एग्जाम दे रहा है, उस स्टूडेंट को 1 से लेकर 15 तक कुछ नहीं भरना है, ऑटोमेटिक आपका भरा हुआ मिलेगा बिहार बोर्ड की तरफ से, ऑटोमेटिक भरा हुआ मिलेगा। देख लो यहां पर पुख्ता सबूत है, क्योंकि दोस्तों रेगुलर स्टूडेंट का ना रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले से और उनका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी हो चुका है, और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड के थ्रू ही बिहार बोर्ड फर्स्ट फ्रंट का पेज न भर के देता है, और इसी में से जो भी आपको और आगे डॉक्यूमेंट भरना होता है वो आपको भरना होता है ना। तो जो रेगुलर स्टूडेंट है आप देखिएगा, स्कूल में जाइएगा ना तो मिलेगा, तो ये पूरा भरा हुआ मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरा भरा हुआ आपको मिलेगा। जिस भी स्टूडेंट को इसका फॉर्म चाहिए होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। तो इसको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगा उन स्टूडेंट को, लेकिन जो स्टूडेंट रेगुलर नहीं है, बाकी 4 श्रेणी में आते हैं, उनको तो भरना ही पड़ेगा। तो उनके लिए आइए इस फॉर्म को भरना बताते हैं। तो पहला, दूसरा, तीसरा हो गया।
अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना हाफ एगो फोटो चिपका देना है और यहाँ पर सिग्नेचर करना है। देख लीजिएगा, हिंदी या इंग्लिश कौनों सिग्नेचर कर सकते हो, और जो सिग्नेचर यहाँ पर करोगे वही सिग्नेचर हर जगह करना है। जैसे फाइनल एग्जाम देने जाओगे वहाँ पर भी सिग्नेचर इसी में करना है। अभी नहीं कि यहाँ सिग्नेचर और वहाँ कुछ और वहाँ कुछ और, ऐसे नहीं होना चाहिए। जो आप सिग्नेचर यहाँ कर रहे हो वही सिग्नेचर आपको हर जगह करना पड़ेगा अब आगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर 4 नंबर स्कूल कोड। तो हर मतलब कि स्कूल का एक कोड होता है 5 अंक का, है ना। तो जो विद्यार्थी डायरेक्ट एग्जाम फॉर्म भर रहे होंगे वो भी किसी न किसी स्कूल की सहायता से ही भर रहे होंगे, तो उस स्कूल का आप कोड लिख दीजिएगा। बाकी सबको तो स्कूल कोड पता होगा, अपने अपने स्कूल का कोड लिखना है और यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है। दोस्तों स्कूल का नाम हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश के कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो, क्योंकि कहीं नहीं बोला है इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, लेकिन अगर इंग्लिश में लिखते हो तो कैपिटल लेटर में लिखना है। सपोज दोस्तों मैं अपने स्कूल का जैसा नाम लिखकर बताता हूं। हमारे स्कूल का नाम है राजवंशी देवी, तो हम लिखेंगे RAJ राजवंशी 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 ऐसे लिखेंगे, राजवंशी देवी राजवंशी देवी राजवंशी देवी, है ना। हाई स्कूल, है ना, हाई स्कूल राजवंशी देवी हाई स्कूल लिखेंगे, है ना। राजवंशी देवी हाई स्कूल, हाई स्कूल ऐसा हम लोग करके लिखेंगे। मतलब कि कैपिटल लेटर में ही आपको लिखना है। क्या लिखना है? तो आपको कैपिटल लेटर में ही लिखना है। आगे बात समझ में। अगर आप हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में बाई देवे तो ऐसे लिख दीजिएगा राज, है ना, राजवंशी राजवंशी देवी राजवंशी देवी हाई स्कूल, और जो भी होगा जैसे भी आपका नाम होगा वो लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नाम, अपने जिला का नाम लिख देना, अपने जिला का नाम लिख दीजिएगा, अपने जिला का नाम, और स्टूडेंट नेम अपना नाम लिख दीजिएगा इंग्लिश में कैपिटल लेटर में, मदर नेम कैपिटल लेटर में इंग्लिश में, फादर नेम भी कैपिटल लेटर में इंग्लिश में लिख दीजिएगा। हिंदी में भी लिख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इंग्लिश में वहाँ लिखना होता है जिसमें कोठा वाला होता है, वहाँ पर कंपलसरी होता है कि इंग्लिश के कैपिटल लेटर में ही लिखना है, या हिंदी इंग्लिश कुछ में भी लिख सकते हो। और उसके बाद से दोस्तों 10वां नंबर में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको गलती नहीं भरना है। मान लो दोस्तों मेरा डेट ऑफ बर्थ 1/1/2005 है, तो 1/1/2005 कैसे लिखेंगे? 1/1/2005 है, 1/1/2005, तो ऐसे लिखना है आपको 1/1/2005। अगर एक भी छूटा तो समझो गलत है, और एक भी बढ़ा तो भी समझो गलत है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 11 नंबर में जेंडर, आप लड़का है कि लड़की देख लीजिएगा। अगर लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल पर टिक लगाइएगा। उसके बाद से 12 नंबर में कास्ट कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कास्ट कैटेगरी जनरल, EBC, BC, SC, ST। और देखिए यहाँ पर अगर गलती करोगे ना तो वहाँ पर दिक्कत होगा। स्कॉलरशिप नहीं पता होगा तो कमेंट करके पूछो, हम रिप्लाई नहीं देते हैं यार। दूसरों जैसा मत समझो, मैं उतने मतलब मैं घमंडी इंसान नहीं हूँ कि इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाने के बाद मैं घमंड करता हूँ, नहीं। आपकी बदौलत मैं हूँ, तो कभी भी अपने आप पर किसी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। तो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों SC, ST, EBC, जनरल क्या होता है? जैसे कि BC क्या होता है ना, BC में किन को कौन कौन आते हैं? BC में दो लोग आते हैं, एगो BC1 और एगो BC2 आते हैं, एगो BC2 आते हैं। तो जैसे BC1 में कानू गुप्ता तेली लोग नहीं होते हैं, वो लोग आ जाते हैं। और BC2 में जैसे मैं कुशवाहा हूँ तो मैं BC2 में आता हूँ, और यादव जो लोग हैं वो भी BC2 में आता है। तो BC1 BC2 का ऑप्शन ही नहीं दिया है, तो हम BC पर ही टिक लगाएंगे, क्योंकि BC का अंदर ही ये दोनों आता है। इस बात को याद रखना। बाकी अपना अपना आप लोग देखकर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद से दोस्तों आप देखिएगा अगला हमारे पास आता है 13 नंबर डिफरेंशियली एबलेट। इसका मतलब होता है, इसका पता है क्या मतलब होता है? क्या आप आर्थिक रूप से विकलांग हैं, या अंधे हैं, या बहरे हैं? अगर हैं तो आप यस पर टिक लगाओ, और क्या है, विकलांग है कि अंधे हैं कि बहरे हैं, वो उसका नाम लिखो। अगर मानते हैं कि आप विकलांग हैं तो यस पर टिक लगाकर आप विकलांग लिख देना वहाँ पर। अगर मानते हैं कि इनमें से कोई कुछ आप नहीं है तो आप नो पर टिक लगा दीजिएगा, आगे बढ़िएगा आप, ठीक है। और वहाँ पर कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर 14 नंबर नेशनलिटी, यानी कि आप इंडियन है तो इंडियन पर टिक लगाइएगा। और रिलीजन क्या है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपका कौन सा धर्म है? अगर आप मुस्लिम है तो इस्लाम पर टिक लगाइएगा, हिंदू आप हैं तो आप हिंदू पर टिक लगाइएगा, इस्लाम है तो इस्लाम पर टिक लगाइएगा, जो भी अपना जाति धर्म है वो टिक लगाइएगा। अब यहाँ से 16 नंबर से हर स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है, हर वो स्टूडेंट 16 नंबर से आगे भरेगा, ठीक है ना।
हर वो स्टूडेंट अब 16 नंबर से आगे बढ़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा 16 नंबर में आपको क्या भरना है। देखिए दोस्तों, ये जो 16 नंबर लिखा गया, कृपया आधार नंबर अंकित करें। जो जिस विद्यार्थी के पास आधार नंबर है, यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देना, ठीक है, आधार नंबर डाल देना। और एक बात याद रखना है, ये बहुत गलती होता है और काफ़ी लोग गलती जानकारी दे देते हैं। 17 नंबर में जो विद्यार्थी 16 नंबर में अपना आधार नंबर डाल देगा, वो 17 नंबर में यहाँ पर सिग्नेचर बोला गया करने के लिए नहीं करेगा। इस बात को सुन लेना ध्यान से। इसका ये क्यों होता है और क्यों दिया जाता है? देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना जिनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो ऊपर में आधार नंबर कहाँ से भरेंगे? नहीं भरेंगे। तो आखिर में जब आप आधार नंबर नहीं भरोगे तो बोर्ड को सबूत देना पड़ेगा ना कि क्यों नहीं आधार नंबर भरे हो। तो यहाँ पर सिग्नेचर करके दिखाओ कि मैं मतलब है ना, ये घोषणा करता हूँ, मैं घोषणा पत्र पर सिग्नेचर करता हूँ, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे पास आधार कार्ड नहीं है किसी कारण या फिर नहीं बना है, इसलिए मैं यहाँ पर सिग्नेचर करता हूँ और इसमें मैंने अपना आधार नंबर नहीं भरा है। लेकिन जो जिसके पास आधार नंबर है भर दिया है, अब वो इसमें क्या भरेगा? कुछ नहीं भरेगा। तो गलती मत करना, नहीं तो यहाँ पर स्टूडेंट सिग्नेचर लिखा रहता है और फटाक से सिग्नेचर कर देता है। सब नहीं वहाँ पर करना है ना, उससे भी दिक्कत हो जाएगी। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं स्टेप। अगला स्टेप है आपका 18 नंबर का रहना है एरिया वेयर द इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड, कृपया टिक है। यानी कि कहने का मतलब है जो आपका संस्था है, जो आपका स्कूल कॉलेज है, वो शहर के एरिया में है कि देहात के एरिया में है। आपका जो 10वां का स्कूल है वो गांव देहात में है या फिर कौन शहर बाजार में है। तो देखो, रूरल का मतलब होता है गांव देहात होता है, और अर्बन का मतलब होता है शहर। तो अगर शहर वाले एरिया में आपका स्कूल होगा तो अर्बन पे टिक लगाइएगा, रूरल वाले एरिया में होगा तो रूरल पर आप लोग टिक लगाइएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों 19 नंबर सब डिवीजन वेयर द इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड। इसका मतलब बहुत लोग पगला जाते हैं बताने में, कुछ समझ में नहीं आता उन लोगों को। दोस्तों बढ़िया से समझना, सब डिवीजन जो होता है ना, वो आप अपने एड्रेस के हिसाब से नहीं दे सकते हो। आप अपने संस्था यानी कि स्कूल कॉलेज के हिसाब से ही सब डिवीजन दे सकते हो। सब डिवीजन का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका जो स्कूल है वो पटना जिला में आता है, तो पटना जिला में जो स्कूल आपका आता है ना, वो पटना के कई सारे सब डिवीजन में आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं पटना जिला में आपका स्कूल है, तो पटना में बहुत सारा सब डिवीज़न है, जैसे कि दानापुर हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, है ना। ये सब क्या है? तो आपके स्कूल का सब डिवीज़न है। तो दोनों में से किसी का भी नाम दे सकते हो। अब दोस्तों ध्यान से एक और बात समझिए। मान लेते हैं कि जौन हमारा स्कूल है, हम सिवान जिला से हैं, तो हमारा जौन स्कूल है ना, हमारा स्कूल सिवान अनुमंडल में पड़ता है। तो हम क्या लिख देंगे? हम लिख देंगे सिवान अनुमंडल। क्या लिख देंगे? लिख देंगे सिवान। यानी कि जो हमारा स्कूल है वो सिवान अनुमंडल में पड़ता है। तो जिस अनुमंडल में आपका स्कूल कॉलेज होगा उस अनुमंडल का नाम लिखना। आप जिला भी होता है अनुमंडल, जैसे मेरा अनुमंडल सिवान जिला ही पड़ता है। बहुत लोगों का अलग भी पड़ता है, जिला ना होकर दूसरी जगह पड़ता है, दूसरे शहर पड़ता है, तो आप उसका नाम लिख देना। तो इसका यही मतलब हुआ कि जिस अनुमंडल के में आपका स्कूल कॉलेज होगा उसका नाम लिखना। आप अपने घर के नहीं, घर के मतलब इसलिए नहीं देना है कि मान लेते हैं कि आपका घर सिवान जिला है और सिवान जिले में आपका स्कूल है और उस स्कूल के थ्रू आप अनुमंडल जहाँ इसका होगा अनुमंडल वहीं पर न देंगे। मान लेते सिवान है तो सिवान अनुमंडल देंगे, और आपका घर है गोपालगंज, तो अब ये नहीं सोचना है आपको कि मेरा घर गोपालगंज है, गोपालगंज का अनुमंडल कहाँ है तो गोपालगंज है उधर डालेंगे, वो नहीं डालना है। कॉलेज के थ्रू आपको अनुमंडल चूज करना है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर में मोबाइल नंबर डाल देना है और यहाँ पर ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी वैलिड डालिएगा। जो मोबाइल नंबर वैलिड है, रिचार्ज है ना, फोन ऑन आता जाता है, मैसेज आता जाता है, वही वाला मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप लोग डालिएगा। स्टूडेंट नेम इन हिंदी, हिंदी में स्टूडेंट अपने यहाँ पर नाम लिखेंगे। मदर नेम इन हिंदी, अपने माता जी का नाम हिंदी में लिखेंगे। फादर नेम इन हिंदी, अपने मतलब कि फादर का नाम यहाँ पर हिंदी में लिखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद आते हैं दोस्तों 25 नंबर में। 25 नंबर आपका है स्टूडेंट एड्रेस इन इंग्लिश। यहाँ पर इंग्लिश में आपको एड्रेस लिखना है। देखो जहाँ भी लिखना होगा इंग्लिश या हिंदी में जरूर बोलेगा, और जहाँ आपको जो चाहे उस मतलब लैंग्वेज में लिख सकते हो, हिंदी या इंग्लिश में, वहाँ लिख भी नहीं करेगा।
मतलब कि जिस चाहे उस लैंग्वेज में लिख सकते हो। देखो यहाँ पर कहा रहा है ना कि एड्रेस आपको लिखना है वो भी इंग्लिश में, तो इंग्लिश में एड्रेस कैसे लिखते हैं। अगर मान लेते हैं आपको विलेज लिखना है तो VILL लिख दीजिएगा, फिर यहाँ पर अपना विलेज लिख दीजिएगा, फिर कमा दीजिएगा, PO लिख दीजिएगा। PO का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस, और यहाँ पर पोस्ट ऑफिस आप लिख दीजिएगा, फिर कमा दीजिएगा, लिखिएगा PS का मतलब होता है पुलिस स्टेशन यानी कि थाना, तो थाना लिख दीजिएगा, फिर DIST लिख दीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट जहाँ है वो लिख दीजिएगा, बस आपका एड्रेस हो गया। तो ऐसा ही करके आपको अपने एड्रेस को इंग्लिश में फिल कर देना है, वो भी कैपिटल लेटर में, ठीक है। उसके बाद 26 नंबर में मैरिटल स्टेटस कृपया टिक करें, मैरिड और अनमैरिड। देखिए अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड पर टिक लगा दीजिए और इधर लिख दीजिए मैरिड। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड पर टिक लगा दीजिए और यहाँ लिख दीजिए अनमैरिड। आ गया बात समझ में। अब दोस्तों 27 नंबर, 28 नंबर और 29 नंबर में स्टार का चिन्ह है। स्टार का चिन्ह का मतलब होता है क्या होता है, स्टार के चिन्ह का मतलब होता है ये कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी नहीं है मतलब कि अगर आपके पास अकाउंट नंबर, IFSC कोड और बैंक का नाम, ब्रांच ये सब है तो भरिए, नहीं है तो मत भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार का यही मतलब होता है कि ये कंपलसरी नहीं है कि आपको भरना ही पड़ेगा। अगर आपके पास सब कुछ है तो भरिए, नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर और वहाँ पर अकाउंट पासबुक में आपका IFSC कोड होगा, IFSC कोड भर देना और यहाँ पर बैंक और ब्रांच का नाम लिख देना। अगर होगा तो लिखना, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। अब देखिए 30 नंबर में आपको क्या बनना है, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। दो को स्टूडेंट का ऐसा चिन्ह से लिखना है जो आपके शरीर में होगा। मानते हैं कि आपके शरीर में कहीं मासा का चिन्ह से होगा या फिर कहीं बड़ा सा घाव होगा जो ऑपरेशन हुआ होगा और वो मिटने वाला नहीं होगा, या फिर भगवान का दिया हुआ कुछ शरीर में आपके चिन्हासी होगा, जैसे लहसुन हो गया, मासा हो गया, तिल हो गया, या फिर शुरू से ही कहीं आपका उंगली कट गया या फिर पैर कट जाता है तो चिन्हासी बन जाता है। जैसे मेरा उंगली दिख रहे हो ना कटा हुआ, तो ये चिन्हासी बन जाता है, तो मैं लिख दूंगा कट का निशान है उंगली पर। अगर मैं देखूंगा हमारे हाथ में कहीं तिल का निशान है तो तिल का निशान लिख दूंगा। जैसे मैंने क्या लिखा था, तो मैंने अपन लिखा था कि दिस इज, है ना, दिस इज, है ना, दिस इज मोल, दिस इज मोल इन लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ऐसे राइट हैंड। एग्जाम्पल पर बताते हैं, राइट हैंड यानी कि हमारे मतलब ना जो दाहिना हाथ है उसमें एक तिल का निशान है, तिल को इंग्लिश में मोल कहते हैं। तो मैंने तिल लिख दिया दाहिना हाथ में, और फिर मैंने दूसरा हाथ देखा, इसमें भी हमारे हाथ में तिल का निशान है, हमने यही दोनों निशान डाल दिया। आपको कोई दो को निशान डाल देना है, जो भी निशान होगा वो डाल दीजिए, इंग्लिश या हिंदी में लिखकर डाल दीजिएगा। ये थोड़ी ना बोला कि इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो दो को आपको निशान डाल देना है आपको लिखकर। उसके बाद से 31 नंबर है मीडियम लैंग्वेज, मतलब कि आपको चूज करना है कि आप एग्जाम जो देंगे वो हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। तो अगर हिंदी में देंगे हिंदी पर, इंग्लिश में देंगे तो हिंदी पर आप लोग टिक लगाइएगा। और देखिए यहाँ पर आपका है 32 नंबर विजुअली इम्पेयर्ड प्लीज टिक, यानी कि क्या आप दृष्टिबाधित छात्र हैं, जैसे कि आप देख नहीं सकते, अंधे उंधे नहीं ना है, बारे अंधे, वही जो अभी मतलब डिफरेंशिएट एबिलिटी उधर बताया था वही है। तो अगर इसमें से है तो केवल यस नो में जवाब देना है, अगर है तो यस, नहीं है तो नो। और मान लेते हैं आप बाहरे अंधे उंधे नहीं है तो आप लिख दीजिएगा नो, मतलब कि नो पर टिक लगा दीजिएगा। अगर है तो यस पर, नो है, नहीं है तो नो पर टिक लगा दीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग चलते हैं, आगे ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं 33 नंबर में। 33 नंबर आपका है पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल एकल विषय अंग्रेजी एवं बेटरमेंट, है ना, कोटि के छात्र निम्नलिखित विवरण के बारे, यानी कि जो छात्र एग्ज़ाम में एक बार फेल हो चुका है, दोबारा एग्ज़ाम देने वाला है, वो अपना रोल नंबर और रोल कोड, रोल नंबर और जब वो फेल हुआ था वो ईयर लिखना है, ठीक है। और जो विद्यार्थी अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, दोबारा एग्जाम देना चाहता है, वो भी अपना रोल नंबर, रोल कोड और अपने जब पास वो किया था उसका नाम लिखेगा वो। और जो केवल एक सब्जेक्ट इंग्लिश का एग्जाम देना चाहता है वो भी स्टूडेंट अपना रोल नंबर, रोल कोड और अपने एग्ज़ाम कब दिया था वो आप लोग लिख दीजिएगा। लेकिन जो स्टूडेंट डायरेक्ट एग्ज़ाम दे रहा है, पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, या फिर जो स्टूडेंट मतलब कि डायरेक्ट एग्ज़ाम फॉर्म भर के दे रहा है, और या फिर जो रेगुलर है पहली बार एग्ज़ाम दे रहा है, ये दोनों स्टूडेंट इनमें कुछ नहीं भरेंगे, क्योंकि आपके पास रोल नंबर, रोल कोड और पासिंग ईयर तो है ये नहीं है, प्री एग्ज़ाम ईयर तो है ये नहीं है। अब कहाँ से देंगे, तो आप मत टिक लगाइएगा।
अब दोस्तों आइए यहाँ पर 34 नंबर पर आइएगा, सब्जेक्ट डिटेल्स आपको देखना है, सब्जेक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो पहला नंबर में आपको या तो हिंदी या उर्दू बांग्ला मैथिली कोई इन चारों में से कोई एक टिक लगाना होगा। हिंदी उर्दू बांग्ला मैथिली इन चारों में से कोई एक आपको टिक लगाना होगा। देखिए एक और बात समझिएगा, बहुत लड़कों का ये मन में प्रश्न आया होगा कि सर हम रजिस्ट्रेशन कराते समय दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर लिए थे, क्या इस समय दूसरा सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं? तो अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट है और आप दूसरा सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं तो आपको अनुमति नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपका ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है और ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपके हाथों में दिया जाएगा और वही ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आप देखकर अपने फॉर्म को इधर फिलअप करिएगा और जब देखिएगा ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपका जो विषय है वो आ चुका है तो फिर कैसा चेंज होगा? ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका आ चुका है और उस ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड में आपने जो भी रजिस्ट्रेशन कराते समय सब्जेक्ट चूज़ किया था ना वो वहाँ पर ऑलरेडी दिख रहा है। तो वहाँ पर कुछ और है, यहाँ पर अपने मन से कुछ और डाल दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना, नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो पाएगा अब, ठीक है। तो वही आपको देकर भरना है। बाकी जो लोग मतलब कि जो लोग उन लोगों के अलावा दूसरे लोग हैं जैसे कि रेगुलर स्टूडेंट को छोड़कर बाकी जो लोग हैं वो अपना देख लीजिएगा, हिंदी लेना है उर्दू या बांग्ला जो भी लेना है वो आप लोग टिक लगा लीजिएगा, जो भी लेना है वो, ठीक है ना। तो एक को यहाँ से लेना है और आपको ये को यहाँ से लेना है, संस्कृत, नॉन हिंदी, अरबिक, पर्शियन और भोजपुरी। तो संस्कृत अगर ले लेते हैं तो एक को यहाँ से हो जाएगा 2 गो और तीसरा में कंपलसरी, यानी कि आपको कंपलसरी इनमें से लेना है, ये कंपलसरी सबके लिए है, ये सबको लेना है, ये सबको टिक लगाना है, सबको ये चारों विषय लेना है, सबको चारों विषय लेना है। और बाकी दोस्तों विजुअली इम्पेयर्ड अगर कोई मतलब कि ऑप्शनल यहाँ पर सब्जेक्ट अगर कोई लड़का है तो आप लोग ले सकते हो, है ना। सब्जेक्ट में यहाँ पर कोई ऑप्शनल आप एडवांस में अपने मन से मतलब कि एक्स्ट्रा में कोई विषय लेना चाहते हो, एडवांस मैथमेटिक्स, म्यूजिक हो गया, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, कॉमर्स या फिर डांसिंग, मैथिली, एक्स्ट्रा में जो विषय लेना चाहते हो ले सकते हो, बट अगर नहीं लेना चाहते हो तो आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब उसके बाद से दोस्तों आपको क्या करना है, डायरेक्ट नीचे आ जाना है ना, नीचे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं भरना है, डायरेक्ट आपको नीचे आना है। यहाँ पर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर अपने गार्जियन से सिग्नेचर करवा लीजिएगा। गार्जियन में आपके मम्मी पापा, भैया भाभी, चाचा चाची, दीदी, कोई भी सिग्नेचर कर सकता है, यानी कि पेरेंट यानी कि गार्जियन होना चाहिए। और उसके बाद से स्टूडेंट का यहाँ पर सिग्नेचर हिंदी में होना चाहिए और यहाँ पर स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में होना चाहिए। बाकी सिग्नेचर प्रिंसिपल जी का होगा और सील वहीं पर उन्हीं का लगेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप फॉर्म को भरकर जमा कर दीजिएगा। इसके साथ साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा ये ऑलरेडी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, ठीक है ना। तो अगर सारा बात क्लियर हो गया तो कमेंट करके बताइए या फिर जो भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है।